मैम, नक्षत्र का हमारी कुंडली में क्या रोल है? हमारी कुंडली के अंदर 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 खाने हैं। जो नक्षत्र का मुहूर्त में क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, एक तो कुछ मुहूर्त नक्षत्रों के बने हुए हैं कि हमें इस नक्षत्र पे ये चीज़ खरीदनी चाहिए। जैसे ज्योतिष को अपनी लाइफ में कब कब कंसल्ट करना चाहिए? वैसे तो ज्योतिष हमारी ज़िंदगी में जब बच्चा पैदा होता है जब से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आदमी नक्षत्र मैंने कहीं देखा कि शुभ, अशुभ और मध्यम ऐसे कुछ डिवाइडेड थे। नक्षत्र डिवाइडेड हमारे लिए हैं, वैसे नक्षत्र डिवाइडेड नहीं है। नक्षत्र तो सारे ही शुभ होते हैं। हमारे लिए कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है, वो है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके ग्रह और नक्षत्र। हमारी आज की पॉडकास्ट के गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर नीलम जैन गोयल। विद 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने काफ़ी सारी ऐसी डिस्कशन की है जो आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। मैम, आपका 40 साल का ज्योतिष का एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को कंसल्टेशन दी है, जिनके शायद अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, पर आपने काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कंसल्टेशंस दी हैं। आप ऑलरेडी अभी भी दे रहे हो। आप शुरू से हमको स्टोरी बताओ कि आप ज्योतिष में आए कैसे? अभी का एक बात बताऊँ, मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसमें ज्योतिष को नहीं माना जाता। वो लोग अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। शायद मेरे पास लाइफ कर्माज होंगे। मुझे बचपन से ज्योतिष जानने का शौक़ था, ज्योतिषियों के पास जाने का शौक़ था। लेकिन जब भी मैं ज्योतिषियों के पास जाती थी ना, वो बड़े बड़े महंगे उपाय, महंगे महंगे स्टोन बता देते थे, जो कई बार आम आदमी की पहुँच से दूर होते हैं। तो शुरू से ही मैं क्रिएटिव टाइप की रही हूँ, तो मैंने जानना चाहा कि क्या जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने ग्रह ठीक नहीं कर सकते? क्या वो कोई उपाय नहीं कर सकते? अगर स्टोन खरीदने के पैसे नहीं है तो हम उसको क्या करें जो हमारा वो ग्रह ठीक हो जाए? इस चक्कर में मैंने किताबें वगैरह पढ़नी शुरू करी। मैम, ये किस एज में शुरू की थी आपने पढ़नी? आप अगर रीडिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था, तो शुरू करी। मैंने जॉब करती थी, जॉब करने में वहाँ अकेले रहती थी, तो वहाँ 24-25 साल की उम्र में किताबें पढ़नी शुरू करी। आगे उसको डेवलप करती रही शौक़ को। फिर जब ये सब हुआ कि इतने महंगे उपाय करने हैं, आपको ये करना है, वो करना है। अरे, हर आदमी की पहुंच में नहीं होते महंगी चीज़ें। आजकल का संदर्भ में फिर आदमी सोचता भी है, मैं इतने पैसे खर्च करूं, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, कैसे कहाँ से लाऊं? तो क्या गरीब आदमी के लिए ज्योतिष ही नहीं रहा? तो फिर मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए। मैंने पॉकेट बुक्स नहीं पढ़ी। एक गुरु मिल गए जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के सिखाया नक्षत्रों के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में, कि हम किस ग्रह का इलाज किस जड़ी बूटी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टोन के पैसे नहीं हैं तो हम वो उस स्टोन की, उस ग्रह की जड़ी पहन लें। वो हमें ग्रह तंग कर रहा है, हम उसका कोई उपाय नहीं कर सकते, तो उसकी जड़ी को दबा दें। ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी। बहुत डांट खाई, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड ज्योतिष की नहीं थी, तो हमें तो कुछ ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं था। इस तरीके से फिर मैंने अब रेमेडियाँ शुरू करी। 5 रुपए की चीज़ से जो मेरा काम बनना शुरू हो गया। उसके बाद शौकिया करती रही। पहले अपने लिए करा, फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड हमारे घर आते थे, तो वो कहने लगे कि आप इसे प्रोफेशन बना लो। मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ये ज्योतिष का काम पैसे लेके कैसे करूँ? लेकिन वो हमारे अच्छे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा अच्छा चलो मेरे उपाय कराओ आप। मैंने उनको कुछ उपाय कुछ दिन कराए, उनको फ़ायदा हुआ। मैं उनका धन्यवाद करूँगी कि वो मुझे इस प्रोफेशन में लाए। फिर उनके कोई जानकार थे, उनको कोई प्रॉब्लम आई, वो उसको लेकर आए, मैंने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मुझे भी काम करने में, लोगों का भला करने में मज़ा आने लगा, पैसा भी मिलने लगा। तो फिर ज्ञान बढ़ता गया, फिर गुरु मिलते चले गए और वो मुझे सिखाते चले गए। आज की तारीख में इतने सालों में शायद देश विदेश में भी मेरे काफ़ी लोग हैं जिनको मैं रेमेडी टाइम पे देती रहती हूँ। और बिना पैसे के भी उपाय हो सकते हैं, लोग चमत्कार समझते हैं इसे।
ये नहीं कि मैं पैसा नहीं खर्च कराती, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसे भी खर्च करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जैसे जो मेरी अपनी क्रिएटिविटी इन्वेंशन है, जिसको मैंने अब अनुभव से और एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, उसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिले हैं और लोग प्रसन्न होते हैं। आगे आने वाले समय में अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। अभी पहले छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं कि हम कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए सबसे पहले। तो मैम, नक्षत्र का हमारी कुंडली में क्या रोल है? हाँ, अभी का आपने बहुत अच्छा कुछ सवाल किया है मेरे से, और मैं शायद सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा जवाब दे पाऊँगी इसका। हमारी कुंडली के अंदर 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 खाने हैं, जो हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं। जो हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र माना जाता है। उस नक्षत्र को अगर हम 27 नक्षत्रों को क्रम वाइज लिखें तो हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र हमेशा खराब होता है। और हमारी कुंडली में उन नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हुए हैं ना, उच्च होते हुए भी अच्छा फल नहीं देंगे वो। अब हम बहुत लोगों के पास जाते हैं और जाके अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो कहेंगे वाह आपका तो गुरु बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है पूछिए मत, उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन उसकी दशा चल रही है और रिजल्ट नहीं दे रहा। नहीं पकड़ पा रहे, क्यों नहीं दे रहा रिजल्ट? क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और उनमें से कई बार हमारा कोई नक्षत्र घात में होता है और गुरु उसी नक्षत्र में या तो गोचर में बैठा है, जन्म में बैठा है, तो वो हमें रिजल्ट देगा ही नहीं। तो हम चाहे कितना भी ग्रह का इलाज करते रहें, जब तक हम नक्षत्र का इलाज नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह अच्छा फल देना शुरू नहीं करेगा। नक्षत्रों का हमारी कुंडली में बहुत महत्व है, जो कि हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। हर नक्षत्र से हम इंसान किस नेचर का होगा, किस व्यक्तित्व का होगा, बहुत कुछ जान सकते हैं। मैम, नक्षत्रों का ग्रहों से क्या रिलेशन है? देखिए, हर 27 नक्षत्र हैं हमारे, हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हैं। जैसे सबसे पहला नक्षत्र हमारा अश्वनी ये है। अश्वनी नक्षत्र केतु, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र केतु को मिले हुए हैं। उसके बाद हमारा भरणी नक्षत्र आता है। भरणी को शुक्र का रिप्रेजेंट करता है। अब इससे हम ये भी जान सकते हैं कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो सबसे पहली दशा हमें उसी नक्षत्र की मिलेगी। अगर हम नक्षत्र जैसे केतु की अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पहला नक्षत्र अश्वनी है केतु का, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी केतु की दशा चलेगी। इस बारे में हम फिर भी विस्तार से कभी बात करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं, जैसे मंगल के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मैंने पढ़ा भी है और प्रैक्टिकल में भी देखा है। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनकी जब शनि की दशा आती है तो वो उनको बर्बाद करने की कोशिश करती है। अगर हम नक्षत्रों से ये जान जाएं कि हम इस नक्षत्र में पैदा हुए, हमारी शनि की दशा आएगी, तो हम उससे संबंधित उपाय पहले से ही कर लें तो हम उन चीज़ों से बचा जा सकता है। अश्लेषा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, उसके लिए मैंने देखा है कि जब भी अश्लेषा नक्षत्र वालों की मंगल की दशा आती है वो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाती है। ऐसे ही हर नक्षत्र के बारे में से हम जान सकते हैं कि कौन सी दशा हमारे लिए फेवरेबल होगी, कौन सी नहीं, और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है वो क्या फल देगा। ये हम लोग किसी और पॉडकास्ट में भी बात करेंगे। बहुत लंबा विषय है जब हम सिर्फ नक्षत्रों पे ही बात करेंगे। नक्षत्र के बारे में, ये आसमान में नक्षत्रों का समूह है। चंद्रमा हर रोज़ एक नए नक्षत्र में जाता है, जैसे चलता है तो वो नक्षत्रों के समूह को जाता है तो नक्षत्र बदल जाता है। इसी से हम नक्षत्रों को काउंट करते हैं कि ये नक्षत्र हैं, जो आज चंद्रमा इस नक्षत्र में है, आज चंद्रमा इस नक्षत्र में है। और चंद्रमा जो है वो आपने सुना होगा, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और ये रिप्रेजेंट करता है, ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं पूर्णमासी और अमावस्या को। चंद्रमा इतना ज़्यादा चंचल है तो जब जिस नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र को भी प्रभावित करता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है नक्षत्रों का हमारे लाइफ के अंदर, हमारी सोच में, हमारी फिजिक्स में, हमारे मन को कैसा होगा, हम लोग क्या नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारे लिए बिजनेस कौन सा सूटेबल है, नौकरी, पढ़ाई क्या सूटेबल है।
इसके बारे में हम 27 नक्षत्रों की एक एक करके बात कर सकते हैं। तो मैम, राहु केतु शनि अगर कुंडली में खराब है तो उनके लिए कौन सी बूटी होती है? देखिए, मैं जड़ी बूटी तो बता देती हूँ, लेकिन फिर भी किसी जानकार आदमी के सुपरविज़न में ये उपाय करना चाहिए। अब मैंने किसी की कुंडली देखी थी, उसकी कुंडली में जेल योग बना हुआ था और पुलिस के डंडे पड़े और उसको अखबारों में नाम आए। तो मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा डली वाला सुरमा आता है, 5 रुपये का लेके उसको कहा दबा दे। वो जिस ग्रुप के साथ घूम रहा था, बच्चा ही था छोटा, वो सारा ग्रुप रात को पकड़ा गया। इस लड़के को, ये लड़का घर में रह गया, बच गया और वो सब पकड़े गए गलत सोबत में और उनके डंडे भी पड़े, अखबारों में भी नाम आए। लेकिन हम रोक सकते हैं, कॉज बदल सकते हैं। आपके पैर में चोट लगनी है, उपाय करके पैर में चोट, हड्डी टूटनी है तो मोच जरूर आएगी। थोड़े दिन बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ, किसी भगदड़ के अंदर पुलिस के डंडे पड़े, फिर उसका अखबारों में नाम आया कि इस बच्चे के इसमें डंडे पड़े और टीवी में फ़ोटो आई। लेकिन उसका कॉज बदल गया 5 रुपये के सुरमे से। लेकिन जानकार आदमी से ही हमें जान के, केतु के लिए अश्वगंधा होती है, वो दवाई जाती है। शनि के लिए बिछुआ बूटी होती है। ये 5-5 रुपये की चीज़ें आती हैं। मंगल के लिए अनंत मूल होती है। मंगल भी हमारी कुंडली में, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वो कहते हैं मंगल तो कुंडली में बैठा ही अमंगल करने के लिए, क्योंकि 2 घरों का स्वामी है, 1 और 8 का। अपने से अष्टम बैठेगा, अपनी राशि का भी बैठेगा तो भी खराब होता है। तो मंगल के लिए 5 रुपये की अनंत मूल की जड़ी होती है। लेकिन हमें कब दबानी है, कब पहननी है, कब बहानी है, ये एक जो जानकार ज्योतिषी बता सकता है। अपने आप लेके ये काम मैं कहूँगी कि नहीं करना कि जी किसी ने कहा मेरा राहु खराब कर रहा है और आप जाके सुरमा दबा दे, फिर मुझे ना कहिएगा। मैम, दबानी है का क्या मतलब? इसको थोड़ी सी चीज़ लेके हम अपने उस गृह को दबा रहे हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके गड्ढा खोद के उसमें डाल के उसे मिट्टी से ढक देंगे। इसको दबाना। तो पीपल का ही पेड़ होना चाहिए? मोस्टली पीपल के पेड़ के नीचे ही कराते हैं हम लोग, या फिर कहीं पे पीपल का पेड़ नहीं है, विदेशों में नहीं होते, तो हम लोग कहते हैं कहीं वीराने में जाके, उजाड़ में। पीपल के पेड़ को वैसे तो पूजा जाता है, लेकिन माना जाता है उजाड़ पेड़ है ये। और मैम, आपने मुहूर्त की बात की, तो नक्षत्र का मुहूर्त में क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, एक तो कुछ मुहूर्त नक्षत्रों के बने हुए हैं कि हमें इस नक्षत्र में ये चीज़ खरीदनी चाहिए। जैसे 10 नक्षत्रों में हमें वाहन खरीदना है, उसमें उन्होंने पंचांग में हमें दिए गए हैं इन 10 नक्षत्रों में खरीदना है। हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र उन 10 में से हमारे फेवरेबल है, हम उसमें सामान खरीदें। मकान का मुहूर्त कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे हमारा नक्षत्र हमारे पूरे परिवार के लिए कौन सा एक नक्षत्र फेवरेबल है, हम उस मुहूर्त में मकान में जाएँ। तो मैम, नक्षत्र मैंने कहीं देखा कि शुभ, अशुभ और मध्यम ऐसे कुछ डिवाइडेड थे। नक्षत्र डिवाइडेड हमारे लिए हैं, वैसे नक्षत्र डिवाइडेड नहीं है। नक्षत्र तो सारे ही शुभ होते हैं। हमारे लिए कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है, वो है वो जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, ये शुभ है हमारे लिए। और शुभ कौन से होंगे मैम? बाकी सारे शुभ हैं, 1 से 9। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अश्वनी से नक्षत्र से लेके अश्लेषा नक्षत्र तक 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। अश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र आता है, वो फिर अश्वनी के साथ गिना जाएगा। तो इस तरीके से हम हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, तो हम मानेंगे 9 नक्षत्र हो गए। आपने क्या सवाल पूछा था मेरे से कि हमारे लिए कौन सा शुभ होगा? हाँ, तो आप उन नक्षत्रों को लिख लीजिए 27 को अपने जन्म नक्षत्र से। जैसे सपोज पुष्य, आपका अश्वनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, अश्वनी के बाद आएगा भरणी, उसके बाद है कृतिका। कृतिका नक्षत्र में सूर्य का नक्षत्र है और उसमें 3 नक्षत्र आएंगे। तो आपके वो जो सूर्य के तीनों नक्षत्र हैं ना, वो आपके लिए खराब होंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। खराब नहीं होंगे तो अच्छा फल भी नहीं देंगे। उसके बाद आप ऐसे 3रा, 5वां, 7वां देख लीजिए, ये खराब होगा। तो मैम, जैसे अब धनतेरस आएगी, दिवाली आएगी, फेस्टिवल्स आएंगे, तो इनमें आप किस मुहूर्त में आप पूजा करें इन जनरल? देखिए, धनतेरस से पहले शुरू करते हैं हम लोग। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का प्रावधान है, और मैंने ये देखा है कि स्टील की बर्तनों की दुकानों पे भीड़ लगी रहती है।
क्योंकि आजकल चांदी सोने के बर्तन खरीदना तो इंसान की पहुंच से बाहर हो गया है। पीतल के खरीद सकते हैं हम लोग, एक चम्मच ले सकते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी किसी बर्तन को खरीदने की सामर्थ्य नहीं है चांदी और सोने की, आप चावल लाइए खरीद के, हल्दी की गांठ खरीद के लाइए, वही पूजा में रखिए और पूरे साल उसको अपने कपड़े में गांठ बांध के तिजोरी में रखिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी लोहे के बर्तन ना खरीदें। हम भेड़ चाल में के बस बर्तन लाना है, हमें ये नहीं पता कैसा बर्तन लाना है। मैम उसका भी कुछ टाइम है कि इस टाइम पर खरीद के लाना? नहीं, बर्तन खरीदने का तो धनतेरस में आप कभी भी खरीद सकते हैं। जरा ये देख लीजिए भद्रा और राहु काल ना हो। और छोटी दिवाली को भी दिए जलाए जाते हैं, पूजा की जाती है। दिवाली की पूजा स्थिर लगन में करनी चाहिए। हम लोग जैसे शादियों में करते हैं ना, नाचने में, गाने में, खाने पीने में टाइम बहुत लगाते हैं और फेरों का टाइम फिर हम देखते नहीं। वो जब फुर्सत मिलेगी जब कर लेंगे। जबकि शादी ब्याह दिवाली पूजा इसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए जो पंडित जी निकाल के देते हैं, उसमें ही करनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों से कहूँगी, वैसे आजकल लोग अवेयर भी हैं इस चीज़ से, स्थिर लगन में ही पूजा करें दिवाली की। और पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा, जितना ध्यान आप मिठाई में, वस्त्रों में, खाने में लगा रहे हैं, उतने ही मन लगा के इस लक्ष्मी जी की पूजा करें। कमल का फूल उन्हें अर्पण करें। और बाकी सब लोगों के अपने घरों के रिवाज होते हैं, कमल गट्टे की माला अर्पण करें। अगर आप कमल गट्टे अर्पण करें, अगर आपका मन है कर सकते हैं तो मैं कहूँगी हवन करिए। मुझे हवन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखे हैं। कमल गट्टे 108 ले लीजिए, छोटा सा मंत्र है लक्ष्मी जी का श्रीम, वही बोलते हुए 108 आहुति दे दीजिए, 15 मिनट लगेंगे। जितने दिन आपने दिवाली की सफाई करी है उससे भी कम टाइम लगेगा। तो मैम रात के टाइम होती है दिवाली की पूजा, रात के टाइम हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं स्थिर लगन में हवन। बल्कि इसके 3 मुहूर्त होते हैं, स्थिर लगन 3 आती हैं। पहली जो स्थिर लगन आती है उसमें पूजा की जाती है ऑफिस में। जो दूसरी आती है गृह गृहस्थियों के लिए आती है। जो रात की आती है वो तंत्र पूजा के लिए आती है, तांत्रिकों के लिए। इस दिन बहुत जो तंत्र पूजा सिद्धि करना चाहते हैं इस मुहूर्त में, वो उनके लिए आती है, जो रात की लगन होती है। ज्योतिष को अपनी लाइफ में कब कब कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ज्योतिष हमारी ज़िंदगी में जब बच्चा पैदा होता है जब से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आदमी जाता है बच्चे से की कुंडली बनवाने के लिए। उसके बाद पढ़ाई के समय, वैसे तो 12 साल तक कुंडली नहीं देखी जाती बच्चे की। 4 साल वो अपनी माँ के पाप पे कर्म भोगता है हमारे हिसाब से, 4 साल पिता के, 4 साल अपने पूर्व जन्म के पाप भोगता है। तो 12 साल के बाद कुंडली एक्टिवेट होती है। लेकिन इस बीच में अगर बच्चे को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो हम कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चे को कैरियर क्या चुनना है, अगर आप एक ज्योतिष के पास जाके उससे समझ के कैरियर चुनता है बच्चा, तो उसको सक्सेस मिलने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जॉब के लिए, विवाह के समय, मैं कहूँगी विवाह के समय ज़रूर मिलना चाहिए, मुहूर्त के लिए भी और कुंडली मिलान के लिए भी। मैं अगर घमंड की बात नहीं कहना चाहती, 6 गुण मिले हैं उनकी भी कुंडली कराइए सही मुहूर्त देख के, तो आज वो भी चल रहे हैं। 15-15, 20-20 साल उनकी शादी के हो गए। जिन बच्चों की 34 गुण मिल रहे थे शादी के समय, उनके डिवोर्स हो गए। मुहूर्त और कुछ रेमेडीज़ होती हैं, इन सब का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। और हमें शादी के समय तो कम से कम बच्चों के जो नई जीवन शुरू करने जा रहे हैं, पंडित के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कुछ मिथ्स है सोसाइटी में, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सच है या नहीं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ, आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। और इतने सालों से ये मिथ चले आ रहे हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक मेरा आज के ज़माने के हिसाब से सोचना ये है कि हम एक मन बना लेते हैं कि जी अब हमारा बिल्ली रास्ता काट गई, गलत ही होगा। तो बेहतर है हम इन चीज़ों में ना पड़े कि गलत है सही है, वापस आ जाएं, चप्पल जूते उतारें, छींक भी आ जाए तो भी चप्पल जूते उतारें और दोबारा पहन के दोबारा चले जाएं। मीठा खा के घर से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, शायद कुछ लोग मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं
जब तो दही चीनी खिला के भेजते हैं, और वैसे मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। क्यों? दही चीनी भी तो मीठी होती है। पहले टाइम में क्या होता था, मीठा खा के जाते तो कहते थे नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। आजकल ऐसे चीज़ें नहीं हैं। अब सूर्य किसी का ख़राब हो, लाल किताब में लिखा हो गया है साफ कि गुड़ खा के पानी पी के घर से जाएं, तो फिर मीठा कहाँ जाएगा? ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते समाज से और पुराने लोगों से। मीठा खा के इसलिए जाना चाहिए। पहले टाइम में एग्ज़ाम में मीठा खिला के, शुभ कार्य में मीठा खिला के भेजते थे कि पानी की प्यास कम लगती है, मीठा खा के जाओ तो आप। अब ये आप लोगों से लड़ नहीं सकते कि जी मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। जैसे हर डे का एक कलर होता है कि आप इस डे पे ये कलर पहनो तो ये शुभ होता है शुभ। लेकिन अगर आपने बुध को हरा कलर पहना है, बुध आपकी कुंडली में खराब है और आपने हरा रंग पहन लिया, बस आपने जाना इस दिन का ये कलर है, ये पहन लो, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ग्रह कौन सा पॉजिटिव है उसको बढ़ाने के लिए हम वो कलर पहनते हैं। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा उनका टिकता नहीं है, तो क्या उसका कोई उपाय है? सबसे पहला उपाय तो ये है कि जो पैसा कमाते हैं उसे खर्च कम करो, बचा के रखो। लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय बताती हूँ। अभी दिवाली आ रही है, आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन आप बाज़ार से जाके एक स्टोन आता है ब्लैक कैट्स आई, वो ख़रीद लाइए और अपने घर में लाकर उसे गंगा जल में डुबो के रख दीजिए। दिवाली की रात को एक 500 का नोट लीजिए, उसके अंदर बंद करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए कैट्स आई को। अगले साल ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक दो उपाय और बता देती हूँ। $1 हमेशा अपने पर्स में रखिए, और लेडीज़ को मैं कहूँगी लाल रंग के पर्स जरूर रखिए, उसमें पैसा टिकेगा। और आप साड़ी की मैचिंग अगर पर्स लेती हैं तो लीजिए, अंदर जो वॉलेट है वो लाल लीजिए, और जेंट्स भी, पैसा टिकेगा। 2025 को ईयर ऑफ फॉर्च्यून बोल रहे हैं, तो इसमें कितना सच है? बहुत सच्चा है। 9 नंबर का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है, और ये 9 नंबर का साल है। इस साल लोगों की चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। जो इस साल स्ट्रगल करी 8 नंबर के साल में जिन लोगों ने, उनको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, और यही कामना है मेरी आप लोगों से। तो अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो कैसे करें? आपके थ्रू भी कर सकते हैं, और वैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है नीलम जैन गोयल के नाम से, उससे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नक्षत्रास पे और डिटेल में एक मैम के साथ पॉडकास्ट होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में #नक्षत्रास प्लीज़ लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।